तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो जम्मू से हैं और वास्तुशास्त्र के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं। तो वेलकम साहिल जी। धन्यवाद। अपना एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे को बहुत पुरानी बात है, एक किसी ने मुझे, कभी मैं किसी मंदिर गई थी, उन्होंने मुझे अपने आप ही, मतलब मैंने पूछा नहीं था, बट उन्होंने मुझे बोला कि अपने रूम में ना शिव जी की एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चित्र लगाना, ठीक है। और वो पता नहीं उन्होंने बोला और मैंने लगाया, और वो आई थिंक 8-9 साल से वो मेरे रूम में ही है। मैं ना हिलाती हूँ, इवन मैंने कभी रूम चेंज करा, घर चेंज किया, तो भी वो वहीं मतलब लेके जाती हूँ मैं साथ में कि मेरे को रखते हैं। तो मुझे नहीं पता उसका मेरे ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मुझे खैर नहीं पता है। लेकिन मैं यही पूछूंगी कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ उनका जो जेस्टर पोस्टर्स वाली मूर्तियां या चित्र हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। एब्सोल्युटली, चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। ओके। हिंदू दर्शन इतना खूबसूरत है कि इसके अंदर देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूप बताए, एक ही देवी देवता के अलग अलग स्वरूप बताए गए। जैसे आपने भगवान श्री शिव की बात करी, एक भगवान श्री शिव जो तांडव करते हुए भी होंगे, एक भगवान श्री शिव जो साधना के अंदर लीन होंगे, एक भगवान श्री शिव जो अपने परिवार के साथ बैठे हैं। तो अलग अलग स्वरूप हैं, और हमारा अवचेतन जिस चित्र को देखता है वैसा सा बिहेव करता है। ओके। ये अवचेतन की भाषा है, और अवचेतन केवल और केवल चित्र और प्रतीकों की भाषा समझता है। तो जितने भी घर के अंदर अगर हम हिंदू दर्शन के अंदर देवी देवताओं को भी रखते हैं, एक्चुअल में वो देवी देवता हमारे सबकॉन्शियस को टैप कर करके हमें वैसा रिजल्ट देते हैं। जैसे अब आप किसी जिम के अंदर चले जाएं और 80-90% जिम के अंदर भगवान बजरंगबली का चित्र जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? और उन्हें दर्शाया भी बड़ा मस्कुलर गया, बहुत ज़्यादा मसल्स हैं उनके, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और यही अगर हम बात करते हैं माँ दुर्गा की, उनके कितने हाथ और उनका स्वरूप, उनके हाथों में कितने शस्त्र। तो हर एक देवी देवता का एक सिंबॉलिक मैसेज है जो हमारे एक ह्यूमन बीइंग के लिए है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस भी देवी देवता के साथ हम कनेक्ट करते हैं, उनके स्वरूप को हम जी रहे होते हैं। ओके। उनके स्वरूप को एक व्यक्ति जीता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जिस चीज को देखता है वो वैसा सा उसका सबकॉन्शियस जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है। देयर इज वन थिंग कॉल्ड, जिसको एनएलपी के बारे में आपने सुना होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो न्यूरॉन्स के पैटर्न्स हैं वो करेक्ट किए जाते हैं, और वास्तुशास्त्र में यही पैटर्न्स जो है वो करेक्ट किए जाते हैं चित्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, और फोर्थ डायमेंशन जिसको हम टाइम कहते हैं उसके माध्यम से। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए ही जानना चाहूँगी, कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे कि बेडरूम में या ड्राइंग रूम में कैसी फोटोज या मूर्तियाँ आपको रखनी चाहिए? जी, सबसे पहला जो एक हर एक व्यूअर को ये ध्यान में रखना ज़रूर चाहिए कि किसी भी बेडरूम में या घर के अंदर भी कोई भी ऐसा चित्र ना हो जो एक कंफ्यूज स्टेट को बताता हो। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के नाम पे कई बार लोग चित्र ले आते हैं, और फिर वो चित्र क्या करता है, उनके कंफ्यूज माइंड को दर्शाता है। क्योंकि जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखते हैं तो आप कहीं कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे कि ये बना क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो आप माइंड को भी कंफ्यूज करते हो। तो आपका पहला मैसेज क्या है कि एक तो चित्र कभी भी चयन करें, वो चित्र के अंदर मैसेज आपको बड़ा क्लियर हो, जिसको हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक कहते हैं। विजुअलाइज जो कर रहे हो वही चीज़ घटित हो रही है, तो विजुअलाइज क्या करवाना है, चित्र के अंदर क्या ऐसा हो, इस बात का ध्यान में रखा जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई देवी देवता का भी अगर चित्र लें, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस मुस्कुराते हुए हों, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ें जो इनकम्प्लीट मैसेज देती हों। कई बार लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे चित्र ले आते हैं जिसमें एक आदमी का सर सिर्फ हिस्सा दिख रहा है या सिर्फ धड़ ही हिस्सा दिख रहा है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस को अलग जगह टैप करता है। आपने ऐसा सुना होगा कि हिंदू दर्शन के अंदर हम खंडित मूर्तियाँ नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? बिकॉज हमारा अवचेतन जब उस खंडित मूर्ति को देखता है, वो परिभाषा के अंदर अंतर नहीं है। आज मेरे और आपके अंदर कोई अंतर नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप एक अलग आइडेंटिटी अपनी लाइफ जी रहे हो और मैं एक अलग जी रहा हूँ, बट वही सेल्स, वही सब कुछ चीज़ें जो हैं वो हम सब एक साथ जो है वो जीते हैं। तो जब एक सबकॉन्शियस एक मूर्ति को देखता है और वो मूर्ति का पर्टिकुलर एक पार्ट खंडित है, वही जगह अगर एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन जिसके भी परिवार में बनेंगे, उसी पर्सन को ठीक उसी स्पॉट पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होनी शुरू। ओह, खंडित मूर्ति मतलब आपकी? खंडित मूर्ति, फटा हुआ चित्र या कोई भी चीज जो है घर के अंदर। अच्छा। और इंडियंस की आदत क्या है कि कोई भी अगर कोई मूर्ति टूट भी गई तो उसको फेविक्विक लगा लो, फेविकोल लगा लो और यूज कर लो। नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिक मैसेज यही है कि घर के अंदर जब भी चित्रों का या मूर्तियों का चयन करें, बेसिक बातों का ध्यान रखना है। वो ये है कि कोई भी चीज़ को देख करके आपका मन जो है ना
वो अलादित अवस्था के अंदर, हैप्पी स्टेट के अंदर। दिस इज द फर्स्ट एंड कॉमन मैसेज जो हर एक व्यक्ति के लिए है। बाकी एज पर द डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो चीज़ें बदली जाती हैं। ये आपने जो बताया खंडित मूर्ति तो आप ले ही घर में रखी हुई है आपने, और उस टाइम किसी का घर में एस्ट्रोलॉजिकली कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो सबसे पहले उसको इम्पैक्ट करेगा, उसी को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि और वो व्यक्ति का ही ज्यादा ध्यान उस मूर्ति के ऊपर जाएगा। ये कई सारे केसेस ऐसे हुए जहां पर लोगों ने क्या किया, खंडित मूर्तियों को जोड़ करके, मैंने अभी पास की एक केस स्टडी आपसे शेयर करता हूँ। एक घर के अंदर जब मैं गया तो उनके ना हाथ में प्रॉब्लम आ रही, बार बार हाथ में प्रॉब्लम आ रही है, और डॉक्टर काफ़ी देर से ट्रीट कर रहे हैं कि उनके हाथ को रेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक नहीं होने का जो जितना समय में नॉर्मल होना चाहिए हो नहीं रहा। तो जब उन्होंने बताया कि भाई सब कुछ ठीक है, मेडिकली सब कुछ ठीक है, क्या दिक्कत क्या आ रही है, तो घर के अंदर खंडित मूर्ति जो है ना वो हाथ के हिस्से से जोड़ी हुई रखी थी। तो वो बार बार उसका इम्पैक्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल, ऑफ कोर्स हर एक को, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, ये चीज़ें तब घटित होती हैं जब जो आप डिस्टाइंड चीज़ें जिसको हम ज्योतिष कहते हैं उसके अंदर अगर ये चीज़ लिखी होगी घर के अंदर उसी को, क्योंकि एक घर के अंदर खंडित मूर्ति तो एक है, पर क्या सबको वो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए प्रॉब्लम सिर्फ उसी को होती है जिनका एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। ओके किसी का जब डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, उसके बावजूद उसका फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हम अगर प्रश्न कुंडली की अगर बात करते हैं तो यस किया जा सकता है। क्योंकि आपके मन में अगर मान लीजिए एक बच्चा आता है, उसका विवाह नहीं हो रहा, वो ये जानना चाहता है कि मेरा विवाह कब होगा, तो उस वक्त एक बच्चे के मन के अंदर प्रश्न का जन्म हुआ, उस वक्त ग्रहों की स्थितियों को ये देखा जाता है कि शुक्र की प्लेसमेंट क्या है, 7वां भाव क्या रिजल्ट दे रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज जो है फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टाइम में घटित होती हुई नजर में आ रही है। तो ये फ्यूचर को देखने का अगर प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंगली जो देखा जा सकता है। जहां तक रही निदान की बात, तो निदान करंट लाइफ के साथ जुड़े हुए होते हैं कि आपकी करंट लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसी के निदान होंगे ना। पास में जो कोई प्रॉब्लम होनी थी वो तो हो चुकी, और भविष्य की प्रॉब्लम को अभी के लिए क्यों सोचना है। तो जो अभी की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ को अगर हम देखना चाहते हैं तो प्रश्न कुंडली के आधार पर बिल्कुल देखा जाता है, और फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी किया जाता है। 100% करेक्ट होता है। यहाँ तक कि नेटल चार्ट के ऊपर जो लोग मास्टर हैं इस प्रश्न कुंडली के, वो नेटल चार्ट मतलब आपके जन्म के चार्ट को नहीं देखते, वो प्रश्न कुंडली को मोस्ट एक्यूरेट वे में उसका रिजल्ट जो है वो ला करके देते हैं। एग्जैक्ट निकलता है, 100 टाइम्स एक्यूरेट निकलता है एज कंपेयर टू योर नेटल चार्ट। बिकॉज इस वक्त की जो परिस्थिति थी उसने जिज्ञासा दी, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। चंद्रमा की प्लेसमेंट्स देखी जाती हैं कि वो कहां पर है जिस वक्त आपका प्रश्न हुआ, क्योंकि रैंडमली भी आप पूछ सकते हैं कि चलो एक जानते हैं, चलो जानते में नहीं है। जब अर्ज बहुत ज्यादा होती है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, हम क्या कहते हैं, मदर को लेबर पेन तो काफी देर से लगी है, पर डिलीवरी किस वक्त हो रही है, तो जिस वक्त अर्ज बहुत ज्यादा होती है ना, उस वक्त प्रश्न कुंडली सही तरीके से काम करती है। ये मतलब आप बिना, जिनके पास कोई डिटेल नहीं है अपनी लाइफ की कि एब्सोल्युटली हर चीज का निदान जो है वो रहता है। बहुत सारे लोगों को ना लाइफ में रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, लाइक बहुत, आई थिंक एंजल नंबर्स 11, 22, 33, और कुछ ना कुछ लाइफ में जुड़ भी जाता है इनके साथ, इन नंबरों के साथ। तो ये नंबर जब हम डबल डिजिट्स में आ गए तो फिर ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे आपकी लाइफ? यूनिवर्सल मैसेजेस हैं। यूनिवर्स हमसे ना नंबर्स और फ्रीक्वेंसीज में बात करता है। आप देखेंगे आपका पैटर्न है कि ऑल ऑफ सडन जब आपकी घड़ी पे नजर जाती है तो एक पर्टिकुलर टाइम ही बता रही होगी। आपका चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ियां 1000 चल रही हैं, पर एक ही गाड़ी की नंबर प्लेट पे नजर जाएगी, उस गाड़ी का नंबर भी वैसा सा मिलेगा। तो जब यूनिवर्स ने आपके साथ संवाद करना है तो वो नंबर्स के माध्यम से करता है, या शकुन शास्त्र जिसको हम कहते हैं, ध्वनियों के माध्यम से भी यूनिवर्स जो है वो संवाद करता है। तो आपको जिसको एंजल नंबर कह दिया जाता है, अगेन एक यूनिवर्सल मैसेजेस हैं। जैसे एक नंबर दिख रहा है तो ये एक यूनिवर्सल मैसेज है कि आप आज तक जो प्लान करते आए हो वो अब राइट सीक्वेंस में बैठने वाला है, और दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। तो हर एक नंबर का रेपिटेटिव हो जाना, हर एक नंबर का अलग अलग तरीके से दिखना, जैसे 1212 दिख रहा है तो अलग उसके रिजल्ट्स हैं, 333 दिख रहा है तो अलग रिजल्ट्स हैं। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली उसके नंबर ऑल्टर होते चले जाते हैं। अच्छा 1111 तो बहुत फेमस है, आई थिंक हर कोई अपने इंस्टा स्टोरी पे डालता है। के लिए बोल दिया जाता है कि आप कुछ अगर मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं तो 1111 पे कर लीजिए। आप मैनिफेस्टेशन तो हर वक्त कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि हम जो चीज सोच रहे हैं उस इनर यूनिवर्स हमारा उसको क्रिएट करता चला जा रहा है। 1111 एक यूनिवर्सल कोड है, जैसे मैंने बताया कि वो बताता है कि आप जो अभी प्लान कर रहे हैं वो राइट ट्रैक पे होना शुरू हो गया, एंड देन दिस इज द राइट टाइम कि आप उस चीज को इनिशिएट कर रहे हैं। ओके और एक कुछ 66 को लोग मानते हैं कि बड़ा ही स्केरी डेविल नंबर बोलते हैं इसको, 666 को आई गेस। 666 नहीं, अलग अलग तरह से है। जैसे क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर देखें तो 111 को ट्रिपल नेल्सन बोला जाता है, उसको फेवर में नहीं लाया जाता।
नंबर 6 को आजकल डेविल नंबर बोल दिया जाता है, उसको इल्यूमिनाती के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो अलग अलग तरह से है, ये एक बहुत गहराई का विषय है। मैंने कहा अलग अलग नंबर के अलग अलग मैसेजेस हैं, बट नंबर 6 आपको बहुत कुछ देने वाला है। मेटेरियलिस्टिक सुखों का जो स्वामी है वो नंबर 6 ही है। नंबर 6 की फ्रीक्वेंसीज आप सबसे ज़्यादा देखोगे न्यूमरोलॉजी के अंदर लोग 24 अंक का इस्तेमाल करवाते हैं, और मैं स्पेसिफिकली 33 अंक यानी कि 3 और 3 जो मिलकर के 6 नंबर को ही जन्म दे रहे हैं। तो एनर्जीज को किस तरीके से हमें यूज करना है, दैट इज अप टू अस। नंबर्स की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, हर एक चीज़ की एनर्जी करती है। मैंने सुना है कि आप दान भी सोच समझ के करना चाहिए आपको, कि कभी कभी आप डोनेशन देते हो या कुछ लोग कहते हैं ना कि इसको ये दान दे दोगे तो तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो जाएगा ये, तो क्या ऐसा भी होता है कि कभी हमने दान करा और उसको हमें नेगेटिवली लाइफ चलने लग गई? देखिए दो बातें हैं इसका। हमेशा मैं अपने कई बार मेंबर्स भी जब पूछते हैं तो उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो काम आप एक अच्छे भाव के साथ कर रहे हो उसके पीछे फिर एस्ट्रोलॉजी या इन साइंसेस को मत छोड़ो। क्योंकि आपके मन के भाव अगर किसी चीज़ को गवाही दे रहे हैं कि आपको ये करना है, देन डू इट। हाँ, अगर आप मेरे से उपाय पूछ के करोगे कि मेरे ये प्लैनेट आपको तंग कर रहा है, तो मैं पर्टिकुलर आपका एक पर्टिकुलर चीज़ का दान करने के लिए आपको कहूँगा कि ये चीज़ की एनर्जीज अगर आप दे देते हो तो बिल्कुल अच्छा है। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है कि जिन्होंने पानी जो पिलाते हैं किसी को, तो उनको किसी ने कह दिया कई बार कि आपके लिए पानी पिलाना उचित नहीं है, उन्होंने पानी पिलाना लोगों को बंद कर दिया, जो छबील लगाते हैं जब गर्मी का टाइम होता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा काम करते हुए अगर आपकी गर्दन भी कट जाती है तो फिर उसके लिए तैयार रहिए। आप सिर्फ इसलिए एक काम करना, नेकी करना इसलिए नहीं छोड़ सकते कि आपको किसी ने कह दिया कि भाई ये अच्छी नहीं है। सो इसके लिए ये आपकी इनर सोल की वॉइस है, जो आप अच्छा दान करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कीजिए। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली मैंने फिर से कहा कि आपको जो पर्टिकुलर प्लैनेट तंग करता है उस पर्टिकुलर प्लैनेट से जुड़ी हुई चीजें जो है वो दान करवाई जाती कई बार हम अनजाने में ही वही चीज़ दान कर देते जो हमें आप नहीं कर रहे हो, आपसे प्लैनेट ऑलरेडी वो करवा रहा है। पहली बात तो समझते आना चाहिए कि हमने आज ये प्लान नहीं किया, ये प्लैनेट्स ने प्लान किया था तो ये इवेंट घटित हो रहा है। आज लिखा था कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में इस स्पेस में इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बीच में ये इवेंट घटित होगा, तो वो घटित हो रहा है। अच्छा, मेरे और आपके कह देने से ये नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो चीज़ है 2 मिनट पहले पार्किंग में आपने देखा, मैंने कहा इसको आगे के लिए कर लेते हैं, बट इवेंट घटित होना था तो वो चीज़ घटित हुई। तो हम जो अभी कर रहे हैं ना, जो हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स का हिस्सा है, ये ऑलरेडी सब कुछ प्लान्ड है। इसके अंदर मैंने क्या कहा कि चीज़ें ऑल्ट्रेशन कौन सी हो सकती हैं, जो वेरिएबल है। फिक्स चीज़ें वेरिएबल जो है ऑल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। तो थैंक यू सो मच साहिल जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत दिल से धन्यवाद सबका।